हेलो एवरीवन, दिस इज़ महेश सोनी और आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 81 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। लास्ट वीडियो के अंदर सेक्शन 80 जो कि आपका डील करता है एक्सीडेंट के साथ, उसको मैंने डिटेल में समझाया है। उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, एक बार जाके चेक कर लेना। और अदर वीडियोस भी यहाँ पे मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगी, उसके भी अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, जैसे इंडियन एविडेंस है, CRPC के भी हैं, लिमिटेशन एक्ट है, सेल ऑफ गुड्स हैं और अदर आपके जुडिशियल सर्विसेज रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ 81 को, और 81 डील करता है किसी नेसेसिटी के रूल को। अब नेसेसिटी का रूल पहली चीज़ होता क्या है नेसेसिटी, और इस सेक्शन की लैंग्वेज क्या कह रही है और किस तरीके का एक्ट और किस इंटेंशन या फिर किस तरीके से करेंगे वो इस सेक्शन के अंदर बता रखा है। तो बेसिकली जो आपका सेक्शन 81 है, तो यहाँ पे जो आपका 81 सेक्शन है वो बात करता है एक्ट लाइकली टू कोज हार्म, जहाँ पे एक पर्सन को इस बात का पता है कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ ना उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोज होगा, हार्म तो होने वाला है, लेकिन उस एक्ट को करने के पीछे उस पर्सन की कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी। अब बात करते हैं कि ऐसा कोई भी पर्सन जो कि एक्ट करता है लाइकली टू कोज हार्म, पता है उसको कि हाँ हो सकता है उससे कुछ ना कुछ हार्म तो होगी, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। बट वो जो एक्ट कर रहा है ना वो वहाँ पे उसकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है उस एक्ट को कमिट करने की, उतना हार्म कोज करने की उसकी कोई क्रिमिनल इंटेंशन है जो नहीं है। एंड वर्ड यूज है उसके बाद, आपका एंड वर्ड के बाद आपकी चीज़ बताता है कि वो क्या करेगा, टू प्रिवेंट द अदर हार्म। इस बात को यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा पहले उस एक्ट को करने से पहले। अब अगर 3 इंग्रेडिएंट निकालने तो पहली बात बोलता है कि उस पर्सन को नॉलेज तो थी कि जो मैं एक्ट कर रहा हूँ उसने कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई हार्म कोज होगी। दूसरी बात, वो जो हार्म कोज होगी उसको कोज करने की रियल में उसकी कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थी, और वो दोनों एक्ट कर तो रहे हैं, मतलब कि हार्म कोज कर रहा है और उसको पता भी है और क्रिमिनल नॉलेज भी, क्रिमिनल इंटेंशन भी नहीं है। अब वो कर क्यों रहा है, उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो टू प्रिवेंट द अदर हार्म, मतलब वहाँ पे सिचुएशन एक मान के चलने की एक ए पर्सन है, उसके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो इधर जाए या फिर वो इस साइड जाएगा। अब 2 ऑप्शन में से क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। रीज़न उसके पीछे हो सकता है कि अगर वो इस रास्ते गया तो यहाँ पे इसको और उसके साथी जितने भी थे साथ में उनको कोई ना कोई हार्म कमिट हो सकती है, तो इस हार्म को बचाने के पर्पज़ से यहाँ पे इस रास्ते में वो जाना सही समझेगा। हालांकि इस रास्ते पे जाना भी अपने आप में क्या हो रहा है कि वहाँ ऑफेंस था, मतलब जो ये रास्ता निकल लेके चलेगा उस पर भी कहीं ना कहीं उसको ऑफेंस करते हुए चलना ही पड़ेगा, लेकिन क्या है कि इस वाली बड़ी हार्म को यहाँ पे वो सेव कर जाएगा अगर इसको वो कमिट करेगा। तो बेसिकली मैं आपको अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो क्या चीज़ रहती है कि जहाँ पे भी अब आपका क्या रहता है कि कोई पर्सन एक्ट कर रहे हैं, उस एक्ट को करने पे उसके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, जैसे इस इलस्ट्रेशन के अंदर भी चीज़ बताई रखी है। और नॉर्मल में अगर समझें तो जैसे मतलब कि एक ए पर्सन है और वो इतनी बड़ी जहाज़ को लेके जा रहे हैं अपने इस समुद्र के अंदर। अब सामने से देख रहा है कि इस साइड से तो बहुत बड़े बड़े चट्टान आ रही हैं एकदम से बीच में समुद्र के, मतलब कि कोई तूफान वगैरह कुछ आ रहा है इधर से, और इस साइड ऑप्शन ये है कि यहाँ पे एक छोटी यहाँ पे नाव जा रही है जिसके अंदर 50 आदमी बैठे हैं, इस वाली के अंदर 500 लोगों को वो लेके जा रहा है। एक साइड तूफान है, एक साइड आपकी चट्टानें बनी हुई हैं, एक साइड तूफान है और एक साइड में एक छोटी किश्ती है। अब ए पर्सन के पास कौन सा ऑप्शन होगा, या तो वो इधर जाए कि 50 लोगों को मारे और 500 को सेव कर ले, दूसरा ऑप्शन इधर वो चट्टान में दे मारे 500 मरे, इधर तीसरा ऑप्शन कि वो उस तूफान में लेके जाए और 500 ही मरे। तो यहाँ पे क्या करेगा, ए पर्सन हमेशा इसी साइड जाएगा जहाँ छोटी किस्ती जहाँ जा रही है जिसमें 50-40 आदमी होंगे, उनको वो मार देगा जस्ट बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 500 पर्सन को वो सेव कर रहा है। तो ये एग्जाम्पल इस 81 के अंदर एग्जैक्टली फिट हो रहा है। तो देखिए क्या बोलता है सेक्शन के अंदर, बोलता है नथिंग इज एन ऑफेंस मियरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज लाइकली टू कॉज हार्म। मतलब कोई भी एक्ट जो कि है किया गया वो यहाँ पे ऑफेंस नहीं है, वो जो उसने एक्ट कर दिया वो अपने आप में ऑफेंस नहीं है, सीधा लिखा नथिंग इज एन ऑफेंस मियरली बाय रीजन, मतलब सिर्फ इस रीजन से क्योंकि ऑफ इट्स बीइंग डन वो किया गया है विद द नॉलेज, उसको नॉलेज थी कि इट इज़ लाइकली टू कॉज हार्म, कि ऐसा जो एक्ट मैं कर रहा हूँ उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई हार्म हो सकता है, सिर्फ इस नॉलेज के साथ उसने कोई एक्ट कर दिया तो वहाँ पे वो ऑफेंस नहीं होगा। उसके बाद और कंडीशन दे रखी है, बोलता है
इफ़ इट इज़, यहाँ पे ये उसकी मेन कंडीशन आएगी, इफ़ इट इज़ डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म। मतलब कई बार होता है ना कि किसी पर्सन को कोई आप एक्सेप्शन प्रोवाइड करवा दो तो उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे करता हुआ नहीं होना चाहिए कोई भी पर्सन। तो अगर उसने कोई भी एक्ट किया था विद द नॉलेज कि ये एक्ट आपका हो सकता है, उससे कोई ना कोई हार्म तो होगी, लेकिन हार्म को कमिट करने की उसकी किसी भी तरीके की क्रिमिनल इंटेंशन उसकी प्रॉपर नहीं थी, और उसने जो एक्ट किया वो गुड फेथ में भी कर रखा है और फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रिवेंटिंग द अदर हार्म। यहाँ पे बात हो रही है कि वो जो एक्ट करेगा वो इसलिए करता है क्योंकि वो प्रिवेंट करना चाहता है और अवॉइड करना चाहता है दूसरे बड़े हार्म को। अब इसके अंदर एक सिंपल सी लैंग्वेज रहती है आपकी कि अगर कोई भी पर्सन बड़े हार्म को, मतलब कि बड़ी हानि होने को रोकने के लिए, कि यहाँ पे बड़ी हानि ना हो इसलिए छोटी हानि वो कमिट कर देता, तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर वहाँ पे क्रिमिनल इंटेंशन जो चीज़ थी ये वाली अगर चीज़ वहाँ पे एब्सेंट है तो यहाँ पे बता दिया कि नेसेसिटी थी, मतलब कि बड़े हार्म को बचाना चाह रहा था इसलिए छोटी हार्म को कमिट ही करना उसके पास ऑप्शन था। मतलब यहाँ पे क्या रहता है कि ऑल्टरनेटिव अवेलेबल आपके नहीं होने चाहिए। सीधी सी बात करता है कि ऑल्टरनेटिव उसके पास एक ही रहता है। ऑल्टरनेटिव यही रह गया इसके अंदर आपका कि इसको मारना ही मारना है, मतलब जो आपकी 50 आदमी वाली नाव थी उसके ऊपर चढ़ाने के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो उस समय यहाँ पे बोला जाएगा कि वहाँ उस पर्सन के पास, ए के पास ये नेसेसिटी थी कि उसको यही काम करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो क्या करता, 500 लोगों की जान को खतरे में डाल सकता था। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी हो रही हैं, मतलब कि क्या रहेगा, अगर कोई भी क्रिमिनल इंटेंशन प्रेजेंट नहीं है बट ओनली नॉलेज है वहाँ पे, तो और उसने वो एक्ट किया टू सेव द अदर बिगर और मेजर आपका हार्म है, उसको सेव करने के लिए उसने क्या किया, कॉज द लेसर हार्म, और नो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल, ये उसके बन जाएंगे इंग्रेडिएंट जैसे। उसके बाद आपका रहता है कि प्रिवेंटिव हार्म टू द प्रॉपर्टी और पर्सन, आपकी चीज़ें हो सकती है। अब ये जो हार्म था जरूरी नहीं कि मतलब पर्सनस को सेव करने के लिए किया जाए, क्योंकि पूरा आपका जो आईबीसी है वो डील करता है प्रॉपर्टी के साथ भी। अगर बाई चांस ऐसा हो रहा है कि मतलब प्रॉपर्टी को बचाने के लिए भी यहाँ पे कोई एक्ट करना पड़े, कि मतलब जैसे कि रहता है कि एक बड़ा मकान है उसको गिरने से बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे कोई ना कोई दूसरी चीज़ को गिरा देते हो जिससे हो सकता है कि मतलब उसकी सेविंग हो सके। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है, मतलब कि प्रॉपर्टी को बचाना और पर्सन को बचाना, दोनों को बचाने के लिए अगर छोटे वाली कोई भी एक्ट कर सकते हैं तो उस केस के अंदर उसको कुछ एक्सेप्शन मिल जाएगी, मतलब 81 की एक्सेप्शन मिल जाएगी, उसको कोई सज़ा नहीं होगी। अब इसके अंदर आपके दो चीज़ें रहती हैं मेनली जो समझने की चीज़ें इसके अंदर आती है ना, एक तो आती है आपकी नेसेसिटी एंड एक होमिसाइड आपका होता है, एक तो ये, और दूसरा आपका रहता है नो नेसेसिटी एंड लार्सनी, जिसको बोलते हो थेफ्ट के बारे में। तो जहाँ पे आपका थेफ्ट आएगा उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। तो एक तो आपका नेसेसिटी प्लस होमिसाइड, मतलब होमिसाइड में आदमी को मारा जाना, और थेफ्ट के अंदर आपका है कि प्रॉपर्टी को चोरी करना। अब थेफ्ट के रिगार्डिंग एक एग्जांपल आप सबने सुना होगा कि जैसे एक पर्सन क्या करता है कि एक ए आदमी है जो कि भूखा है और उस एवज में वो बी के घर से चोरी कर रहा है, तो चोरी भी कर रहा है लेकिन नेसेसिटी है कि खुद को बचाना, तो इस केस के अंदर क्या इसके एक्ट को एक्सेप्शन दी जाएगी। एक तो ये एक्ट है जिसके अंदर आपकी थेफ्ट के बारे में बात कर रहा है, और दूसरा होमिसाइड है, उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट केस है जो आपका 81 का सबसे इंपॉर्टेंट केस आप बोलते हो, आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस है इसके अंदर आपका, जिसके अंदर बात करी गई है डॉक्ट्राइन ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन की। जो सेल्फ प्रिजर्वेशन क्या होता है उसको भी समझेंगे और केस क्या बोलता था उसके अंदर भी समझेंगे। अब ये सेल्फ प्रिजर्वेशन क्या है, अब सेल्फ प्रिजर्वेशन क्या होती है कि सेल्फ मतलब खुद को प्रिजर्व करना, खुद को बचाने के पर्पज से कोई भी एक्ट करना। तो क्या वहाँ पे अगर कुछ हद तक अगर वो उसका एक्ट कहीं ना कहीं जस्टिफिएबल लगे तो उस केस के अंदर उसको एक्सेप्शन है जो दी जाएगी, अदरवाइज उसको किसी प्रकार की कोई भी एक्सेप्शन नहीं दी जाएगी। जैसे क्या रहता है कि एक वुडन प्लैंक केस सुना होगा, उस केस के अंदर क्या होती है कोई चीज़, मतलब कि एक ये लकड़ी का कोई लट्ठा सा है कुछ, और वो समुद्र में तैर रहा है, तैरता तैरता मतलब कि सबसे पहले अगर सिचुएशन देखें तो क्या कि यहाँ पे कोई किश्ती है और वो डूब रही है, डूबते टाइम कुछ आदमी है जो इस समुद्र में गिर गए। अब वो समुद्र में गिरे हैं तो बचने के लिए अपने अपने हाथ पैर तो मारेंगे। अब किसी एक पर्सन को यहाँ पे क्या हुआ, कोई लकड़ी का कोई लट्ठा उसको मिल गया, अब ये प्लैंक इसको मिल गया। अब वो जो प्लैंक था ना वो इतनी ही मतलब कि उसकी
एक तरीके से कैपेसिटी है कि वो एक ही पर्सन को वहाँ पे प्रिजर्व कर सकता है, मतलब एक आदमी उसके सहारे तैर के बाहर निकल सकता है। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे कोई दूसरा आदमी था, वो भी इसके ऊपर दूसरे साइड से पकड़ के बैठा है। अब जो पहले वाला पर्सन जिसने इसके ऊपर कब्जा करा था, वो पर्सन क्या कर रहा है, इसको हिट करके समुद्र में फेंक जाता है और ये मर जाता है। अब इसके अंदर हो सकता है कहीं ना कहीं वो पर्सन जस्टिफिएबल हो जाए, क्योंकि इस जो वुडन प्लैंक था उसके ऊपर पहले वाले पर्सन ने पहले कब्जा कर लिया था, तो अपने आप को बचाने के लिए इसने अगर इसको हिट कर दिया तो कहीं ना कहीं ये जस्टिफिएबल हो सकता है। दूसरी चीज़, ए साथ में ये चीज़ भी बोल रहा है कि जाके अपना दूसरा कोई प्लैंक ढूंढ लो, आप उसी के ऊपर रहो, मैं अपने वाले शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इसकी हिम्मत नहीं है कि वो दोनों को बचा लेगा। तो इस केस के अंदर इसने जो मार दिया इस पर्सन को, अगर वो मर गया तो इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी। ये एक केस है। अब दूसरा जो केस आपको बता रहा हूँ, आर वर्सेस डडले का केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आपका रहेगा, आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन। इसको आप देख लेना एक बार केस के नाम को। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि एक किश्ती है आपकी, नाव जिसको बोलते हैं, तो नाव के अंदर 4 बंदे हैं। 4 बंदों के नाम आपको बता रहा हूँ। एक पीटर नाम का बंदा था, PETER, एक सबसे ये पीटर है और ये आपका माइनर था, ठीक है जी। एक तो ये पर्सन था। दूसरा पर्सन वहाँ पे एक डडले था, एक ब्रुक था और एक स्टीफन था। डडले स्टीफन का नाम मैंने स्पेलिंग पहले बता दी थी, और ब्रुक यहाँ पे है BROOC। तो एक ये पर्सन है। तो ये 4 पर्सन मिलके क्या हो रहे हैं, किसी नाव में टूर पे चले जा रहे हैं। अब नाव पे जा रहे हैं तो उस टाइम पे बीच में क्या आ रहा है, कोई तूफान आया। तूफान में क्या हो रहा है कि मतलब वो समुद्र के रास्ते में निकल गए, मतलब गए थे छोटी नदी में कोई घूमने, तो वो क्या है कि किसी समुद्र के रास्ते में हो लिए और समुद्र में जाके खो गए हैं। अब खोने के बाद क्या चीज़ हो रही कि 17 से 18 दिन हो चुके थे उनको चलते। अब 18 दिन के अंदर तो क्या होता है कि जो भी इन्हें अपना जो सामान वगैरह खाने पीने का लेके जाना था वो सारा ख़त्म हो चुका था। अब क्या चीज़ हो रही है कि जो पीटर है ना, इस पर्सन को मारने की प्लानिंग करते हैं बाकी पर्सन्स, डडले और मेनली स्टीफन है, जो कि 20 दिन के बाद क्या कर रहे हैं कि डडले और स्टीफन आपका यहाँ पे प्लानिंग करते हैं कि इसको मार देते हैं। ये सबसे छोटा है, आपका जो पीटर था उसको मारने की प्लानिंग चलती है, डडले भी करता है और उसके ऊपर स्टीफन भी यहाँ पे क्या है कि अपनी सहमति देता है कि इसको मार देंगे चलो और अपना काम चल जाएगा। इसके अंदर ये प्लानिंग के बाद ये पर्सन क्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं। यहाँ पे इसको मार दिया। मारने के बाद इसको जब खा रहे थे ना, उस टाइम पे जो उनका साथी था ब्रुक, वो भी साथ में इसको शेयर कर लेता है और अपने आप को बचाने के पर्पज से इसको मारना यहाँ पे क्या आपको लगता है कि सही रहेगा? अब जो कोर्ट डिसाइड कर रही है वो भी ऐसा ही करता है कि ये बात आ रही है प्राइवेटली कि किसी भी पर्सन को अपनी जान बचाने के लिए दूसरे पर्सन की जान डायरेक्टली उसको मारना यहाँ पे किसी भी तरीके से जस्टिफिएबल नहीं है। अब आपकी बात आएगी इसके अंदर बीच में कि वुडन प्लैंक के अंदर सर कैसे बच गया। अब यहाँ पे मैं इसको एक क्लैरिफिकेशन दे देता हूँ कि जब तक जिस पर्सन को मारा गया ना, मतलब उसको मैं लिख देता हूँ डिसीज पर्सन D है, वो अगर कोई एक्ट करे और उसके एक्ट की वजह से आपकी जान पे कोई बात आई तो आप उल्टा उसके ऊपर एक्ट करके उसको मार सकते हो, जैसा कि प्राइवेट डिफेंस के अंदर होता है। तो वुडन प्लैंक केस के अंदर क्या हुआ था कि A पर्सन उसके ऊपर कब्जा करके बैठा और B पर्सन ने कोई एक्ट किया था जिससे इसकी जान पे बात आई, इसलिए अपने आप को बचाने के पर्पज से वो उसने ख़त्म कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे तो जैसे अपना डडले स्टीफन का केस है, इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि जो बिटर पर्सन है ना P, वो पर्सन कोई एक्ट ऐसा नहीं कर रहा जिससे कि स्टीफन डडले अपना है और अपना जो ब्रुक है उनकी जान पे कोई बात आए। अब बिना मतलब कि किसी पर्सन को मारोगे तो किसी भी तरीके से आपको जस्टिफिएबल नहीं दिया जाएगा। जबकि ऊपर वाले केस के अंदर क्या था कि वो पर्सन कुछ ना कुछ फॉल्ट करके बैठा है, खुद उसकी जान पे बात आई थी, इसलिए ज़रूरी था उसको मारना। अगर वो नहीं मारता तो शायद हो सकता दोनों मरते। तो इस केस के अंदर उसको जस्टिफिएबल बोला जा सकता है। एक तरीके से अपना जो प्राइवेट डिफेंस है, ऐसे भी बोल सकते हो कि प्राइवेट डिफेंस के अंदर फॉल करवा दो, लेकिन नेसेसिटी थी वहाँ पे कहीं ना कहीं। ये वाला जो केस है पीटर वाला, इसके अंदर वहाँ पे इसने कोई एक्ट ऐसा नहीं कर रखा जिससे कि डडले स्टीफन और अपना जो ब्रुक था उसको कोई इस तरीके की आँच आए। ये तो चुपचाप उसके साथ घूमने जा रखा था। तो इस केस में इसको मारना यहाँ पे उसको किसी भी तरीके की आप उसको क्या बोलते हैं अपना प्रिजर्वेशन का रूल जो है वो अप्लाई नहीं करोगे और नेसेसिटी नहीं मानी जाएगी। सिंपल सी बात यही बोलता है कि लाइफ इज़ इक्वल टू लाइफ। खुद की लाइफ को बचाने के लिए दूसरे की लाइफ को आप नहीं छीन सकते हो, ये इसका रूल रहता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस था कि सेल्फ प्रिजर्वेशन केस प्राइवेट हार्म को कोज करने के लिए नहीं कर सकते, मतलब कि प्राइवेटली आप अपने आप को बचाने के लिए हार्म नहीं करोगे, रहती है पब्लिक नेसेसिटी की बात यहाँ पे।
तो पब्लिक नेसेसिटी आपकी वही चीज़ है कि पब्लिक को बचाना है, उसके पर्पज से कुछ किया जा सकता है। जैसे अपनी 500 पर्सनस की पैसेंजर्स की जो आपकी बड़ी किश्ती थी वो उसको बचाया जा रहा है और 50 आदमी मार दिए, तो ये यहाँ पे प्रिजर्वेशन चल जाएगी, ये रूल आपका चल सकता है। अब इसके अंदर ना एक केस आता है 312 का। 312 मैं आपको अलग वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके अंदर बात करी गई मिसकैरेज की। और इसके अंदर अगर मिसकैरेज कोई कोज किया गया है और वो कोज किया गया है टू सेव द लाइफ ऑफ मदर की लाइफ को सेव करने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी एक्ट करा जाएगा तो वो आपका ऑफेंस नहीं माना जाता। अब मदर को सेव करना नेसेसिटी का रूल अपने आप ही अप्लाई हो रहा है कि अगर सिचुएशन ऐसी आ रही है या तो चाइल्ड को जो उसके पेट में था उसको बचाया जा सकता है या फिर मदर को, तो उस केस में जो ये बच्चा है वो आपका अनएग्जिस्टेड है, मतलब अभी भी एग्जिस्टेंस में तो आया ही नहीं है, उसको आप बचाने की ट्राई कर रहे हो। जो पहले से एग्जिस्टेंस में है मदर, उसको आपने रिस्क ले लिया, तो ये आपका जायज़ नहीं है। उस केस में क्या करोगे, इसका एबॉर्शन कर दिया जाएगा, जिसको यहाँ पे 312 में मिस कैरेज का वर्ड यूज़ किया गया है। तो इस केस के अंदर इसको बचाना भी आपका 312 की एक्सेप्शन में भी आ सकता है, खुद की सेक्शन की, और प्रिजर्वेशन का रूल यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नेसेसिटी थी इस बड़ी हार्म को कोज होने से बचाने के लिए छोटी हार्म को कोज किया जाना। तो ये आपका सेक्शन 81 था, जहाँ पे हमने 2 केस भी देख लिए, और इसके अंदर आपके जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट है आर वर्सेस डडले एंड स्टीफन का केस है 1884 का, तो वो भी देख लिया। अब इसके अंदर और कुछ नहीं रह गया, इसके जनरल इंग्रेडिएंट देख लिया हमने, जनरल बेयर एक्ट की लैंग्वेज इसकी क्लियर कर चुके हैं, और इसके अंदर कुछ भी बचता नहीं है। लास्ट रीडिंग एक बार देखें तो सीधा सिंपल में बेयर एक्ट में क्या बोलता है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause the harm। मतलब कैसे कोई भी ऐसा एक्ट जो कि किया गया है इस नॉलेज से कि यहाँ पे इस एक्ट की वजह से कोई ना कोई हार्म कोज हो सकता है। इफ़ इट इज़ डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, लेकिन वो किया गया था बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के और गुड फेथ के अंदर, और ताकि वो सेव और अवॉइड कर सके बड़े किसी भी हार्म को या फिर किसी भी प्रॉपर्टी के हार्म को। तो मतलब पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों को इंक्लूड किया गया है, दोनों को बचाने के लिए लेसर हार्म को कोज करने कोई भी ऑफेंस नहीं माना जाता। और उसके बाद एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर रखी है। एक्सप्लेनेशन क्या बोलती है, इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच ए केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वॉज ऑफ सच ए नेचर और सो imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it is likely to cause harm। ये सिंपल सा, इसके अंदर कोई ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ भी नहीं रहती। अब इसके अंदर आपकी इलस्ट्रेशन है जिसके अंदर आप पढ़ सकते हो, जैसे ए पर्सन है, खुद ही लिखा हुआ है कि द कैप्टन ऑफ द स्टीम वेसल सडनली विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट, अपने पार्ट पे किसी भी नेग्लिजेंस के न होते हुए और कोई भी फॉल्ट वो किसी भी तरीके का फॉल्ट वो नहीं कर रहे हैं, सडनली क्या कर रहा है, फाइंड हिमसेल्फ इन ए सच्ची पोजीशन, अपने आप को उस सिचुएशन में पाता है बिफोर ही कैन स्टॉप हिज वेसल को रोकने से पहले ही मस्ट इनएविटेबली रन डाउन ए बोट बी। अब बी के ऊपर चढ़ा देना, जैसे मतलब पहले बताया था कि ऐसी सिचुएशन आ रही है कि जो ए पर्सन है वो शिप मास्टर है, वो इधर लेके जाएगा तो 50 लोगों को मारेगा, इधर अगर चट्टान की साइड कुछ जगह पे लेके जा रहा है या फिर तूफान में लेके जाएगा तो 500 आदमियों को मारेगा। तो इसको मार देना यहाँ पे नॉलेज भी है लेकिन क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है, पब्लिक नेसेसिटी का रूल अप्लाई होगा, उसको एक्सेप्शन मिल जाएगी। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 81 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। अगर इसके अंदर आपको कुछ भी क्वेरी लग रही है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड अदर जो भी आपके सेक्शन है ना 82, 83, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी सेक्शन मतलब इस चैप्टर के बचेंगे, अलग अलग वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में पूरा प्रॉपरली कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं। अगर इसके अंदर फिर भी कोई क्वेरी लगे तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे मेरे को एक थोड़ी सी एनकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच।